तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल एडवेंचर ड्रामा मूवी को जिसका नाम है सेम्बी। इस मूवी के अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ भी है वो काफी डरावना है और काफी रियल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी जबरदस्त है। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक जापानीज मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसका नाम है रिमेंबर। काफी बढ़िया मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। अगर बाई चांस आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बस एक्सीडेंट दिखाया जाता है और फिर इसी बस का ड्राइवर अनबू हमको सेम्बी और उसकी दादी की कहानी सुनाता है, जिसके बाद कहानी सीधा पास्ट में चली जाती है और हमें तमिलनाडु के पुलियोर नाम की एक छोटे से गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेम्बी नाम की एक 10 साल की बच्ची अपनी दादी वीरा ताई के साथ में खुशी खुशी रहा करती थी। अब बात करें सेम्बी के बारे में तो उसके माँ बाप गुजर चुके थे, इसलिए अब वीरा ताई के ऊपर ही सेम्बी और अपने खर्च उठाने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया करती। जैसे कि वीरा ताई मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला करती, जिसको सेम्बी पास के ही शहर में जाकर बेच दिया करती थी, और इस तरह से जो पैसे आया करते उसको वीरा ताई सेम्बी की पढ़ाई में इस्तेमाल किया करती। कुल मिलाकर सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। और फिर हमेशा की तरह ही एक दिन वीरा ताई मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालकर सेम्बी को बेचने के लिए दे देती है, लेकिन इस बार वीरा ताई सेम्बी को झाड़ियों वाले एक शॉर्टकट रास्ते से जाने का बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सेम्बी को ज्यादा लंबा चलना पड़े। जिसके बाद में जब सेम्बी उस रास्ते से अकेली जा रही होती है तो वहां पर 3 लड़के उसे झाड़ियों में खींचकर उसके साथ में गलत काम करते हैं, जिससे सेम्बी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर वो तीनों लड़के अपने घर जाने लगते हैं और साथ ही साथ वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो हर हफ्ते ऐसे ही गांव में आकर छोटी बच्चियों के साथ में गलत हरकत करेंगे, यानी कि उनका रेप करेंगे। अब दूसरी तरफ गांव के कुछ बच्चों को सेम्बी लहूलुहान हालत में मिलती है, इसलिए वो भागकर वीरा ताई के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि सेम्बी को शायद भेड़िए ने काट लिया है। एंड ये जो लड़के थे वो भेड़ियों से कम नहीं थे। जिसके बाद में वीरा ताई भागकर सेम्बी के पास पहुंच जाती है और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर सेम्बी को चेक करने के बाद में बताते हैं कि यहाँ पर 3-4 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया है, जिसको सुनकर वीरा ताई को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो अपनी किस्मत पर रोने लगती है। मीनवाइल हॉस्पिटल वाले सेम्बी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देते हैं, जिसके बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग ये केस उस एरिया के लेडी ऑफिसर के पास जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ एरिया की लेडी ऑफिसर मैटरनिटी लीव की वजह से प्रेजेंट नहीं होती और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी CM के चुनाव में बिजी होते हैं। इसलिए DSP मैरी इस केस को ऑफिसर मणि को सौंप देती है, जिसके बाद में ऑफिसर मणि वीरा ताई के पास पहुंचकर उनको दिलासा देता है कि वो जल्दी से जल्दी उन दुष्ट लड़कों को पकड़ लेगा। अब अगले दिन मणि क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और साथ ही साथ उसे वहां पर लगा हुआ कैमरा भी नजर आता है, जो कि अक्सर ऐसे एरियाज में टाइगर्स को कैप्चर करने के लिए लगाया जाता है। जिसके बाद में वो उस कैमरा की फुटेज निकलवाने का ऑर्डर दे देता है। मीनवाइल मीडिया के अंदर सेम्बी के साथ हुई इस दरिंदगी की खबर भी फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन बीतने के बाद में हॉस्पिटल के अंदर सेम्बी को होश आता है, लेकिन वो इतने ज्यादा दर्द में होती है कि उससे उठा भी नहीं जाता, जिसको देखकर वीरा ताई काफी रोती है। और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, जहां पर वीरा ताई हॉस्पिटल में रहकर सेम्बी का ख्याल रखने लगती है। और इसी बीच वीरा ताई पुलिस ऑफिसर मणि से कई बार मिलती भी रहती है और उससे केस की अपडेट लेती है, जिस पर वो उसको बताता है कि 2 दिनों में कैमरा की फुटेज आने के बाद में क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद भी फुटेज नहीं आती, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि सरकारी कामों में वक्त लगता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि सेम्बी अब बिना सहारे के चल पा रही थी, इसलिए उसकी दादी उसको लेकर अपने घर आ जाती है। मीनवाइल ऑफिसर मणि के पास में कैमरा की फुटेज भी आ जाती है। अब इसी कहानी का हम एक दूसरा पहलू देखते हैं, जहां पर CM के इलेक्शन में खड़े हुए अपोजिशन पार्टी के हेड पॉलिटिशियन सेम्बी के मैटर को अपना मुद्दा बना लेता है और जनता के सामने ये बोलता है कि अगर उन्होंने उसको CM बना दिया तो वो सेम्बी को जस्टिस दिलवा देगा। जिसके बाद में अगले सीन में हमको पता चलता है कि जिन 3 लड़कों ने सेम्बी के साथ गलत हरकत की थी, उनमें से जो मेन लड़का है जिसका नाम मतिवेंदन है, वो अपोजिशन पार्टी के उसी हेड पॉलिटिशियन का बेटा है और बाकी दोनों लड़के उसके ही दोस्त हैं। यानी कि यहाँ पर बाप जनता का सपोर्ट पाने के मकसद से सेम्बी के लिए जस्टिस की बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसका ही बेटा सेम्बी की जिंदगी बर्बाद करके मौत से घूम रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में पुलिस ऑफिसर मणि जो होता है वो मतिवेंदन को कॉल करके ये बोलता है कि उसके पास में उनकी क्राइम की वीडियो फुटेज है, जिसको सुनकर तीनों लड़के टेंशन में आ जाते हैं। अब मतिवेंदन यहाँ पर अपने अंकल को ये सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद में उसका अंकल मणि को 3 करोड़ देकर केस को क्लोज करने की डील करता है। अब अगला सीन वीरा ताई के घर का
होता है जहाँ पर मणि वहाँ पर पहुँचता है और उसे प्यार से समझाने लगता है कि अगर क्रिमिनल्स मिल भी गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपकी सारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए आप 50,000 रुपए लेकर केस वापस ले लो। जिसको सुनकर वीराताई समझ जाती है कि अब मणि भी उन दरिंदों के साथ मिल गया है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो, जिस पर मणि बोलता है कि वो बड़े घर के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग उनका कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि मणि ने यहाँ पर 3 करोड़ के चक्कर में एक लड़की की इज्जत को नीलाम कर दिया था। और एक और चीज ये कि मणि खुद को बेचारा दिखाकर वीराताई से केस क्लोज करवाना चाहता था, लेकिन वीराताई इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद मणि गुस्से में सैम्बी का गला दबाने लगता है, इसलिए अब वीराताई सैम्बी को बचाने के लिए मणि को डंडे से मारने लगती है, जिससे घायल होकर मणि वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वीराताई पत्थर मारकर उसका सर फोड़ देती है। जिसके बाद वीराताई घर में पड़े हुए कुछ पैसों को लेकर सैम्बी के साथ वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब मणि को मारने की वजह से पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से जंगल को पार करके रोड पर पहुंचती है जहां से एक बस गुजर रही होती है, इसलिए अब वीराताई फटाफट से उसमें चढ़ जाती है और लास्ट स्टॉपेज का टिकट ले लेती है। और ये वही बस होती है जिसका बस कंडक्टर अनबू अभी तक वीराताई और सैम्बी की कहानी हम दर्शकों को बता रहा होता है। दूसरी तरफ जब डीएसपी मैरी को मणि की हालत के बारे में पता चलता है तो वो शहर में चारों तरफ अपनी टीम को फैला देती है ताकि वीराताई को पकड़ा जा सके, लेकिन उसको भी असलियत के बारे में अभी नहीं पता था। इधर वीराताई की बस अगले स्टॉप पर पहुंचती है जहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट सैम्बी के सपोर्ट में धरना दे रहे होते हैं, और फिर यहीं पर एक पुलिस वाला वीराताई की तलाश में उसकी बस में चढ़ता है, लेकिन वो वीराताई को पहचानने के बाद भी उसको नहीं पकड़ता, क्योंकि ये वही पुलिस वाला होता है जो कि मणि का जूनियर था, इसलिए उसको सारी सच्चाई मालूम थी। जिसके बाद बस आगे बढ़ती है और बस में बैठे लोग सैम्बी के मैटर पर बात करने लगते हैं, जिसमें से एक ग्रीन शर्ट वाला व्यक्ति ये बोलता है कि चाहे कितना भी धरना दे लो लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर एक अनजान व्यक्ति ये बोलता है कि धरना नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अनजान व्यक्ति प्रोफेशन से लॉयर होता है, इसलिए आगे से हम इस व्यक्ति को लॉयर ही बुलाएंगे। इसके अलावा बस के अंदर एक कांस्टेबल भी होता है, लेकिन आगे बैठने की वजह से वो वीराताई को नहीं देख पाता। और इसके अलावा इस बस के अंदर एक यूट्यूबर भी होता है जो कि पूरे टाइम लाइव होता है। खैर बस थोड़ी आगे बढ़ती है और फिर पैसेंजर्स में से एक व्यक्ति जो कि लोकल पॉलिटिशियन होता है सैम्बी के बारे में ये बोलने लगता है कि उसने और उसकी दादी ने पैसों के लिए ये सब नाटक किया है, जिस पर लॉयर और बस में बैठी एक औरत ट्रिक करके उससे सच निकलवा लेते हैं। वो जानबूझकर सैम्बी के बारे में ऐसी झूठी बात फैला रहा था ताकि विपक्ष के पॉलिटिशियन की बदनामी हो। जिसके बाद बस में बैठे सभी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और सैम्बी के सपोर्ट में बात करने लगते हैं। मीनवाइल लॉयर की नजर सैम्बी पर पड़ती है जो कि डर की वजह से रो रही होती है, जिसको देखकर लॉयर को उसकी सच्चाई का अंदाजा लग जाता है। इसलिए अब लॉयर सैम्बी को शांत करने के लिए इशारों ही इशारों में उसे दोस्ती कर लेता है। जिसके थोड़ी देर के बाद में बस में वापस से सैम्बी की बात शुरू हो जाती है और बस में बैठे सभी लोग सैम्बी के सपोर्ट में इंडिया के वीक लॉस की बात करने लगते हैं, जिस पर बस में बैठा कांस्टेबल भड़क जाता है और फिर वो सबको मैनिपुलेट करने के लिए सैम्बी और वीराताई के बारे में ढेर सारी झूठी और गलत बातें बोलता है। अब ये सब सुनकर वीराताई के दिल को काफी चोट पहुंचती है और फिर वो अपना आपा खोकर सभी पैसेंजर्स के सामने अपनी सच्चाई को रिवील कर देती है। जिसके बाद वो रोते हुए सबको बताती है कि सैम्बी के माँ बाप फायर फाइटर थे जो लोगों को आग से बचाते हुए खुद मारे गए। जिसके बाद सैम्बी को अच्छे से पालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, लेकिन अब डॉक्टर ने बोला है कि सैम्बी कभी माँ नहीं बन पाएगी, यानी कि अब उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको सुनकर बस में बैठे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। मीनवाइल बस में बैठा यूट्यूबर लाइव होता है, जिस वजह से वीराताई की ये सारी बातें ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में बस के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स घुस जाते हैं जिन्हें मथिवंदन के अंकल ने भेजा होता है। ये लोग अलग अलग सेक्शन गिनाकर वीराताई और सैम्बी को बस से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें लॉयर उनकी फेक यूनिफॉर्म से पहचान लेता है। बेसिकली वो भाड़े के टट्टू यानी कि गुंडे थे। जिसके बाद में बस से सभी पैसेंजर्स उन्हें मारकर भगा देते हैं। फिर सभी पैसेंजर्स वीराताई और सैम्बी की केयर करने लगते हैं, जो कि कांस्टेबल को पसंद नहीं आता, इसलिए वो चिल्लाने लगता है और इसलिए कंडक्टर अनबू उसे बीच रास्ते में ही उतार देता है। जिसके बाद में अनबू लॉयर से ये पूछता है कि आखिर वो फेक पुलिस वाले बच्ची को ले जाना क्यों चाहते थे। जिस पर लॉयर ये बताने लगता है कि हमारे भारत के संविधान में ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक बेहद सख्त कानून है जिसका नाम है POCSO एक्ट, और ये एक्ट 2012 का है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जिसके अकॉर्डिंग अगर विक्टिम बच्ची ने अपनी आंखों से गुनहगार को देखा, पहचान लिया और जज को उसका बयान जेन्युइन लगा तो फिर बिना किसी सबूत के क्रिमिनल को कम से कम 10 साल की जेल या फिर मैक्सिमम मृत्युदंड दिया जाएगा।
जिसके बाद लॉयर ऑनलाइन ही इस एक्ट के तहत सैम्बी के केस को फाइल कर देता है और थोड़ी देर के बाद में कोर्ट के जो जज होते हैं वो लॉयर को वीडियो कॉल करते हैं और फिर सैम्बी वीडियो कॉल के ऊपर ही अपने साथ हुए सारे हादसे को जज को बता देती है। जिसके थोड़ी देर के बाद में सैम्बी की बस के बगल से उसी अपोजिशन वाले पॉलिटिशियन की रैली जा रही थी, जिसकी फोटो देखकर सैम्बी को याद आ जाता है कि वो तीनों लड़के जिस कार से आए थे उसमें भी सेम फोटो लगी हुई थी। जिसको सुनकर लॉयर को ये याद आता है कि वीराताई ने बताया था कि क्रिमिनल्स बड़े घर के बच्चे हैं, इसलिए अब लॉयर फेसबुक पर उसी पॉलिटिशियन के बेटे और उसके फ्रेंड्स की तस्वीर निकालकर सैम्बी को दिखाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डरने लगती है, जिससे सबको कंफर्म हो जाता है कि यही लोग क्रिमिनल्स हैं। जिसके बाद में लॉयर इस बात को जज तक पहुंचा देता है, इसलिए अब तीनों लड़कों को कोर्ट में अपनी साइड रखने के लिए बुलाया जाता है। मीनवाइल यूट्यूबर ने ये सारी चीजें लाइव रिकॉर्ड की थी। अब मतिवेंदन के अंकल के द्वारा भेजे गए गुंडे बस के पास पहुंचकर उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अब वो पूरी बस को ही खाई में गिराने का प्लान करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बस को कोई भी नुकसान पहुंचा पाते, सैम्बी के बस के सामने से उन कॉलेज स्टूडेंट्स की बस फिर से गुजर रही होती है जो कि सैम्बी के सपोर्ट में थे। इसलिए अब लॉयर अपना दिमाग लगाकर इस बस के सभी पैसेंजर्स को स्टूडेंट्स की बस में शिफ्ट करवा देता है, जिसके बाद गुंडे इनकी बस को खाई में धक्का दे देते हैं। और दोस्तों यही वो सीन था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद मीडिया में बस एक्सीडेंट की बात फैल जाती है और सबको यही लगता है कि सैम्बी और उसकी दादी खत्म हो गए। लेकिन फिर कुछ ही देर में मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन के बेटे मतिवेंदन और उसके दोस्त ही असली क्रिमिनल्स हैं, जिसको सुनकर उस पॉलिटिशियन के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां पर पॉलिटिशियन के साइड का लॉयर ढेर सारे फेक सबूत पेश करता है, जैसे कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन ये लोग किसी और लोकेशन पर थे, और फिर वो फेक डीएनए रिपोर्ट भी पेश करता है। इस पर सैम्बी का लॉयर ये बोलता है कि उसके पास सबूत मिटाने के कई सबूत हैं, जैसे कि क्राइम स्पॉट पर टाइगर सेंसर कैमरा से ली गई वीडियो फुटेज गायब है। इसके अलावा क्राइम वाले दिन तीनों लड़कों की लोकेशन हिस्ट्री भी गायब है। लेकिन फिर भी जज इसको कोई ठोस सबूत नहीं मानता, इसलिए अब लॉयर सैम्बी और उन क्रिमिनल्स के बीच के पर्दे को हटा देता है। जिसके बाद सैम्बी उन तीनों लड़कों को देखते ही काफी डर जाती है और रोना शुरू कर देती है, जिसको देखकर जज समझ जाता है कि ये तीनों ही असली गुनहगार हैं। इसलिए जज उन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। जिसके बाद अगले सीन में वीराताई लॉयर से उसकी फीस पूछती है, जिस पर वो सैम्बी की प्यारी सी किस लेकर ये बोलता है कि यही उसकी फीस है। जिसके बाद सैम्बी अपनी दादी के साथ घर जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें तो लॉयर का नाम ही नहीं पता। इसलिए अब वीराताई और सैम्बी भागकर लॉयर से उसका नाम पूछने जाते हैं, लेकिन तब तक लॉयर वहां से जा चुका था। जिसके बाद वीराताई ऊपर आसमान में देखती है और तभी हमको एक घंटे की आवाज सुनाई देती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान थे, जो कि यहाँ पर सैम्बी की मदद करने आए थे, बिकॉज शी वॉज टू इनोसेंट। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सैम्बी फिल्म की कहानी, एंड ट्रस्ट मी ये एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करते हुए मेरी आवाज काफी भारी हो गई थी। इस मूवी को देखते वक्त या फिर इस कहानी को बोलते वक्त मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। अब इस मूवी के अंदर हमें काफी बढ़िया तरीके से POCSO एक्ट के बारे में दिखाया गया है, जिसके जरिए भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची और उसकी दादी ने एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे और उसके दोस्तों को जेल भिजवा दिया। तो दोस्तों ये थी बॉक्सो या फिर POCSO एक्ट बेस्ड एक मूवी, जो कि काफी पावरफुल एक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए